हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम लेकर आए हैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में आज हम पढ़ेंगे कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन आपने जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को या रिएक्शन रेट को कौन कौन इन्फ्लुएंस करता है। बिल्कुल ही छोटा सा टॉपिक है, समझते हैं। इससे आपको समझ में आएगा कि रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या था। याद होगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता था, एक बार समराइज कर देता हूं। a प्लस बी अगर आपको देगा 2c प्लस डी, 3a प्लस बी अगर आप 2c प्लस डी देगा तो जो रिएक्टेंट्स होंगे वो कम होते जाएंगे, प्रोडक्ट्स बढ़ते जाएंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन होता था? रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन होता था बच्चों? ये होता था माइनस ऑफ 1/3 dA बाय dt या माइनस ऑफ dB बाय dt या प्लस ऑफ 1/2 dC बाय dt या प्लस ऑफ 1/1 dd बाय dt। रिएक्टेंट्स कम होंगे तो उनके कंसंट्रेशन माइनस होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये कम होगा तो इसकी भी कंसंट्रेशन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 में रख देते थे और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्योंकि ये बढ़ेगा तो प्लस प्लस आता था। बेसिक सा कंसेप्ट था ये रेट ऑफ रिएक्शन का। दो तरह के रेट ऑफ रिएक्शन होते थे, एक होता था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक होता था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज को ऐसा लिखते थे डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस को डीए बाई डी टी लिखते थे। ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो एक एवरेज रेंज ऑफ पीरियड के लिए होता था। तो अब हम बात करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। कब रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा? हमने पढ़े थे कि स्लो रेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं, मॉडरेट रिएक्शंस होते हैं और वेरी फास्ट रिएक्शंस होते हैं। उनमें से हमने बोली थी कि हम रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ मॉडरेट रिएक्शंस का निकाल लेंगे, स्लो का निकालने की जरूरत नहीं है, फास्ट का निकाल के फायदा नहीं है। तो इसलिए मॉडरेट रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? किसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है, किसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है, ये कैसे पता चलेगा? इसको पता करने के लिए आपको कुछ फैक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे जिसको हम बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन रेट, या फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट या रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहला फैक्टर है जो अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। वो क्या है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, पहले एक एग्जांपल देखो। CO प्लस O2 गिव्स 2CO2, डबल कर दो, 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2। अगर ये दो रिएक्शंस हैं, अब देखो सेम रिएक्शंस हैं, सेम सेम इनकी कंसंट्रेशन हो रही है, 2 CO लेंगे, एक O2 लेंगे तो 2 CO2 गैस बनाएगा, 2 NO लोगे, एक O2 लोगे तो 2 NO2 गैस बनाएगा। तो ये रिएक्शन देखने में बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं। क्या आप बता सकते हो कि इन दोनों में से किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा या किसका सिमिलर होगा, या कोई कम होगा, ज्यादा होगा या नहीं होगा? देखो देखने से ये दोनों लगते हैं कि इनका रिएक्शंस बिल्कुल सिमिलर है, तो मुझे लगता है कि इनका रेट ऑफ रिएक्शन भी सेम होना चाहिए। सेम सेम से तो रिएक्शन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी सेम होना चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। जो ये वाला रिएक्शन है ना, ये स्लो होता है, ये वाला रिएक्शन फास्ट होता है। मतलब इसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है तभी तो ये रिएक्शन स्लो हुआ, इसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है। पर ऐसा क्यों हुआ जब रिएक्शंस तो सेम है? तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पे। रिएक्टेंट कौन है यहाँ पर? यहाँ पर रिएक्टेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन, यहाँ पर रिएक्टेंट है नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब ये दोनों रिएक्टेंट्स अलग अलग हैं तो रिएक्शन का रेट भी अलग अलग होगा। आप पूछोगे क्यों होगा? देखो ये रिएक्शन कब होगा? ये CO प्लस O2 CO2 क्यों बनेगा? ये तब बनना चाहेगा जब C और O के बीच का बॉन्ड टूटेगा और ये वाले ये O और O का बॉन्ड टूटकर इसके साथ जाएगा। ये मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये भी ब्रेक होंगे और एक नया बॉन्ड बनेगा। समझ रहे हो ना? ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये नया बॉन्ड बनेगा। अब इसमें भी N और O का बॉन्ड ब्रेक होगा, O और O का, और ये आपस में एक बॉन्ड बनाएंगे, ये इसके पास जाएगा। ऐसा ही होगा ना, ये दोनों इसके पास जाएंगे बॉन्ड ब्रेक कर कर। अब ऐसे में ये रेट ऑफ रिएक्शन स्लो फास्ट का मतलब ये है कि क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होने में जो एनर्जी, जो CO का बॉन्ड ब्रेक होने में, CO का बॉन्ड ब्रेक होने में जो एनर्जी लगी है वो एनर्जी सिमिलर थोड़ी होगी जो NO का बॉन्ड ब्रेक होने में लगी होगी। समझो मेरी बात। CO का ब्रेक बॉन्ड होने में जो एनर्जी लगी है वो एनर्जी तो अलग होगी ना जो N और O का बॉन्ड ब्रेक होने में लगेगी। इसलिए रिएक्टेंट्स अलग हैं तो उनकी बॉन्डिंग ब्रेक होने की एनर्जी अलग अलग है। बॉन्डिंग ब्रेक होने की एनर्जी अलग अलग है तो दोबारा बॉन्ड बनाने की एनर्जी भी अलग अलग होगी।
तो इसका मतलब है रिएक्शन भी अलग तरीके का हुआ। किस पे डिपेंड किया? सारा रिएक्टेंट्स पे डिपेंड किया ना। रिएक्टेंट बदलेंगे तो उनके बॉन्ड ब्रेक होने की एनर्जी कम ज्यादा होगी, कम ज्यादा होगी तो रिएक्शन वैसे ही कमियां तेज या स्लो चलेगी। जैसे मान लो ऐसे एग्जांपल, जैसे ये रिएक्शन स्लो है, ये रिएक्शन फास्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो N और O का बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसमें जो एनर्जी लगी है वो कम लगी है, जो C और O का बॉन्ड करने में एनर्जी लगी है मोर लगी है, ये कम लगी है, तो जल्दी से एनर्जी मिल गई होगी, जल्दी टूट गया होगा, तो ये रिएक्शन फास्ट हो गया। इसको अभी ज्यादा एनर्जी चाहिए C और O का बॉन्ड तोड़ने में, दोबारा O2 का बनाने में, तो उसको एनर्जी देते जा रहे, टाइम लग रहा है एनर्जी मिलते हुए, तो ये रिएक्शन लेट हो रहा है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो गया। समझे? रिएक्टेंट्स कैसे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट्स बदल दोगे, रेट ऑफ रिएक्शन बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच के बॉन्ड बनाने की और तोड़ने की एनर्जी अलग अलग होती है। क्लियर है जी? दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। दूसरा पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का क्या मतलब होता है? देखो, रिएक्टेंट्स की जैसे जैसे कंसंट्रेशन बदलती जाएगी वैसे वैसे आपके रेट ऑफ रिएक्शन भी बदलता जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इसका मतलब ये है, मान लो मेरे पास एक हो रहा है रिएक्शन A प्लस बी गिव C प्लस डी, A प्लस बी गिव C प्लस डी। तो मैं बोल रहा हूं कि जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो A तो कम होने लग गया होगा, B भी कम होने लग गया होगा, C और D बढ़ने लग गए होंगे। ऑब्वियसली ना, रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे तो चलेगा, रिएक्शन ऐसे तो चलता है। तो मान लो कि जो रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्टिंग में था, रिएक्शन के जो रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्टिंग में जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग स्लो होता जाएगा। कैसे? समझो, मान लो आपके पास ना एक वाटर टैंक है, जैसे आपके घर में ऊपर छत पे पानी की टंकी पड़ी होगी। जब वो पानी की टंकी फुल होगी तो आपके घर में जो टैप से वाटर आएगा वो काफी तेज आएगा। समझ रहे हो? धीरे धीरे पानी कम होता जा रहा है, तो क्या प्रेशर उतना ही रहेगा? धीरे धीरे प्रेशर भी तो कम होता जाएगा ना। पानी की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। मान लो पानी बच गया थोड़ा सा, जब आपकी टंकी खत्म होने वाली होती है बिल्कुल कम, तो आपकी जो टैप में से पानी आता है, वो बहुत धीरे धीरे आता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसका भी जो कंसंट्रेशन है, जो प्रेशर बनना है, वो भी रेट ऑफ मतलब वो भी पानी पे ही तो डिपेंड करेगा। जैसे जैसे ए की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होता जाएगा। जैसे जैसे पानी कम होता गया, जैसे जैसे पानी का लेवल कम होता गया तो प्रेशर भी कम होता गया। इसका रेट ऑफ रिएक्शन के साथ कंपेयर मत करो, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं कि जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा, जब फुल था तो प्रेशर फुल था, पानी कम होता जा रहा तो टैप से जो पानी आने की क्षमता है, जो प्रेशर बन रहा था वो भी धीरे धीरे कम हुआ। ऐसा थोड़ी है कि जब तक पानी यहाँ था तो अभी भी पूरे प्रेशर से आएगा, एकदम पानी खत्म हो जाए प्रेशर बिल्कुल खत्म, नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसे ही रेट ऑफ रिएक्शन भी जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होता जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। स्टार्टिंग में ज्यादा कंसंट्रेशन थी तो रिएक्शन भी तेजी तेजी से बन रहा है, अब ये कम है तो धीरे धीरे सोचेगा, कम है तो धीरे धीरे रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रिएक्शन कम होगा। समझे? रिएक्टेंट के ऊपर कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। ठीक है जी, ओके। तीसरा पॉइंट है आपका टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर रिएक्टेंट्स का नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर जिसपे रिएक्शन हो रहा है वो टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर ऐसे डिपेंड करता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे? हमने पढ़ा, हमने चेक किया प्रैक्टिकली, तो हमें पता चला कि फॉर एवरी 10 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर, हर 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़े तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। मान लो कोई रिएक्शन 50 डिग्री पे हो रहा था, उसका रेट ऑफ रिएक्शन था, मान लो उसका रेट ऑफ रिएक्शन यानी वो रिएक्शन 5 मिनट में होता था, अगर मैं उसका डबल 10 डिग्री बढ़ा दूं टेम्परेचर तो वो रिएक्शन 10 मिनट में होने लग जाएगा, 2.5 मिनट में होने लग जाएगा। रेट डबल हो गया, जल्दी होगा।
समझे, हर 10 डिग्री के इंक्रीज पर टेम्परेचर ऐसे डिपेंड करता है। कुछ रिएक्शंस होते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होते ही नहीं, हाई टेम्परेचर चाहिए उनको, तो वो टेम्परेचर पे ही रेट ऑफ रिएक्शन है। लो टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं हो रहा तो रेट ऑफ रिएक्शन कुछ नहीं है, हाई टेम्परेचर लेकर आए तभी रेट ऑफ रिएक्शन उसका इंक्रीज हो गया। ओके, सेकंड सॉरी थर्ड पॉइंट हो गया ना ये रेट टेम्परेचर वाला। तीसरा पॉइंट लिखो आप, सॉरी फोर्थ, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट आपने हर बार पढ़ते आए हो, कैटलिस्ट एक रिएक्शन को फास्ट कर देता है, जरूरी नहीं है फास्ट करे, ऐसे कैटलिस्ट भी होते हैं जो रिएक्शंस को स्लो कर दे, बट हम ज्यादातर निकल प्लेटिनम ये यूज करते थे, हम इनसे रिएक्शन को तेज करना चाहते थे। एक रिएक्शन है नॉर्मल एक रिएक्शन है A + B गिव C, ये होता है 10 मिनट में, मैं चाहता हूँ रिएक्शन तेज हो जाए तो मैं इसके अंदर एक कैटलिस्ट डाल दूंगा। कैटलिस्ट होता है कि जो रिएक्शन को में इन्वॉल्व तो हो बट कंज्यूम ना हो, मतलब ये कुछ सी के बनने पे ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा तीनों के साथ किसी के साथ, बट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा। कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है। और अगर ये रिएक्शन स्लो करना होता तो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन कम भी कर देता। हम तो 99% कैटलिस्ट को ज्यादातर रेट रिएक्शन बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, कम करने के लिए यूज नहीं करते, कर सकते हैं बस, ऐसा कैटलिस्ट लगाओ जो कम कर दे तो कम भी हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। तीसरी फिफ्थ पॉइंट है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे रिएक्टेंट्स का सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे रिएक्टेंट्स का सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा। इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक बड़ा लॉग ऑफ वुड लेता हूँ, मैं एक बहुत बड़ा लॉग ऑफ वुड ले रहा हूँ, बहुत बड़ा, ऐसा बड़ा सा लॉग ऑफ वुड है, सही है। इसको आग लगा दो, माचिस से आग लगाओ, इसको माचिस से इसको आग लगाओ, लग जाएगी, बहुत बड़ा एक उसका पेड़ का तना, नहीं लगेगी ना, माचिस से आग लगाना नहीं लगेगी। मैं क्या करता हूँ, मान लो इसका एरिया था 100 मीटर स्क्वायर, अब मैंने 100 मीटर स्क्वायर के छोटे छोटे से इतने से टुकड़े लिए, उनको एक 100 मीटर स्क्वायर टोटल बना दिया, है तो इनका भी एरिया 100 मीटर स्क्वायर, टोटल करूंगा जब मैं, मतलब 100 मीटर स्क्वायर के कंटेनर में डाल दिया, बट इसका खुद का एरिया तो ज्यादा हो गया ना। अब इन छोटे पीसेस को, छोटी छोटी लकड़ियों को जल्दी आग लगेगी या एक बड़े लकड़े को जल्दी आग लगेगी, छोटी वाली को, ऑब्वियसली छोटी को, क्यों, अभी ये भी तो रिएक्शन ही है ना, आग लगना भी तो एक रिएक्शन है, समझो आग लगना भी एक रिएक्शन है और ये लकड़ी रिएक्टेंट है, तो जितना आप रिएक्टेंट का एरिया बढ़ा दोगे उतनी जल्दी रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्टेंट का एरिया बढ़ा दोगे उतनी जल्दी रिएक्शन हो जाएगा। तो इसका एरिया बढ़ गया ना, ये लकड़ी थी तो इसका एरिया ये हो गया, जल्दी हो गया, इसका एरिया तो यही है, बस इसको तोड़ दोगे तो ये एरिया बढ़ी तो रहा है, इतना निकाल दिया इतना निकाल दिया, तो इनका अलग अलग एरिया आएगा, तो इस लकड़ी का एरिया ज्यादा हो जाएगा तो उसको जल्दी आग लगेगी, आग लगना भी एक रिएक्शन है, याद रखना। तो सरफेस एरिया बढ़ाने से भी रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। लास्ट पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अब जरूरी नहीं है कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में बात करो, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट का मतलब ये है कि कुछ रिएक्शन तो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में होते हैं, कुछ रिएक्शंस को होने के लिए अंधेरा भी चाहिए, तो ये तो जनरली बोलता है कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, बट कुछ रिएक्शंस का, सबका नहीं, कुछ रिएक्शंस का, हर रिएक्शन नहीं है कि सनलाइट में करोगे अंधेरे में करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, नहीं, कुछ रिएक्शंस का, जिन रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में बढ़ जाता है या जो होते ही सनलाइट की प्रेजेंस में है, उनको हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं, पढ़ा होगा तुम लोगों ने, उसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं H2 + Cl2 gives 2HCl, फोटोकेमिकल रिएक्शन जो भी होते हैं उसके यहाँ पर H न्यू लिख रखा होता है, न्यू, H न्यू, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, ये अंधेरे में रिएक्शन करोगे तो बनेगा नहीं HCl, डार्क अंधेरे में करोगे तो रिएक्शन नहीं बनेगा। ये जैसे आपने फोटोग्राफर देखे होंगे यार, पुराने जमाने में, आजकल तो ऐसे ही प्रिंट निकाल लेते हैं, पुराने जमाने में नेगेटिव्स आते थे, नेगेटिव्स होते थे, उससे फोटो को डेवलप किया जाता था, तो वो जो फोटोग्राफर डेवलप करता था वो एक अंधेरे कमरे में जाकर करता था, क्योंकि वो रिएक्शन रोशनी में नहीं हो सकता, वो जो रिएक्शन होता था वो सिल्वर क्लोराइड का कुछ उसमें मिक्स होता था, वो अंधेरे में ही पॉसिबल है, रोशनी में वो रिएक्शन नहीं हो पाता, तो फोटो नहीं डेवलप हो पाती थी,
तो इसलिए वो रिएक्शन, कुछ रिएक्शंस को लाइट चाहिए, कुछ को लाइट नहीं चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा हर रिएक्शन का, कुछ रिएक्शंस का, कुछ रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। ये कंपलसरी बात नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। एग्जाम्पल है कि कुछ डार्क में होते हैं, कुछ रोशनी में होते हैं। ज्यादातर को रोशनी मिलेगी तो वो अपना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा सकते हैं। जैसे ये रिएक्शन कुछ डार्क में होते हैं, मैं बता रहा हूँ, वही आपका सिल्वर क्लोराइड वाला, फोटोग्राफर वाला, वो अंधेरे में ही होगा। सनलाइट में लेकर जाओगे तो वो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, उल्टा भी हो सकता है। तो होपफुली समझ में आई होगी इतनी बात। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे और उसमें करेंगे रेट लॉ की बातें, कि रेट लॉ क्या होता है, कैसे उसके अंदर मेडिकल करेंगे। तो तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, पहली वीडियो जरूर देखें और मिलते हैं अगले टॉपिक में। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।